नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही ज़रूरी विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इज़ इंडिया स्लोली मूव्स टुवर्ड कैपिटलिज्म? क्या भारत कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहा है? तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि इंडिया में हर रोज़ नए से नए स्टार्टअप होते ही रहते हैं और उनके लिए फंडिंग भी होती रहती है और यहाँ तक कि गवर्नमेंट की स्कीम्स भी बहुत हैं जो कि सपोर्ट करती हैं इन न्यू स्टार्टअप्स को और एंड फंडिंग प्रोवाइड करवाती हैं। तो क्या अब हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया एक स्टार्टअप हब बनता जा रहा है या एक इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री बन रहा है लाइक यूएसए एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह? इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है आर्थिक दृष्टि से, जिसमें प्रभावशाली प्रकार से प्रशासनिक नियंत्रण, सरकारी उद्यम और स्वतंत्र व्यापार सभी मौजूद हैं। इसका मतलब है कि इंडिया में सरकार और निजी क्षेत्रों दोनों का योगदान होता है आर्थिक विकास में। इंडिया का इतिहास आर्थिक नीतियों और व्यावसायिक प्रक्रियाओं में बदलाव और विकास को देखते हुए प्रगतिशील रहा है। प्रारंभ में भारत की अर्थव्यवस्था ज़्यादातर सरकारी नियंत्रण और प्रभाव में थी, लेकिन 1991 की आर्थिक लिबरेशन के बाद देश ने निजी उद्यमिता और व्यापार को बढ़ावा दिया। हाँ, इंडिया में उद्योग और वित्तीय व्यवस्था में कैपिटलवाद का प्रारंभ बढ़ रहा है। उद्यमिता और निवेश में वृद्धि के कारण देश के कई क्षेत्रों में कैपिटलिस्ट तत्व बढ़ रहा है। उद्योगों में निवेश और व्यापार में आज़ादी बढ़ने के साथ ही व्यावसायिक मार्गदर्शन और नियामक प्रणाली भी सुधर रही है। ये परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था को नए अवसर और प्रगति की दिशा में ले जा सकता है, लेकिन इसमें सामाजिक और आर्थिक समृद्धि के समान रूप से बुनियादी तथ्यों को भी ध्यान रखना आवश्यक है। आइए पहले ये जानते हैं कि ये शब्द कहाँ से और ये कैपिटलिज्म का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ। कैपिटलिज्म की शुरुआत मॉडर्न समय के साथ होती है, जैसे कि जब व्यापार की परिभाषा में बदलाव आया और व्यवसायी उद्यम बढ़ गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, जैसे कि 18वीं और 19वीं शताब्दियों में, कैपिटलिज्म ने अपना महत्व और प्रारंभ बढ़ाया। इस समय व्यावसायिक उद्यम और उद्योगों की वृद्धि के साथ ही बाजार और आर्थिक स्वतंत्रता भी बढ़ गई। कैपिटलिज्म के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। स्वतंत्र व्यापार। व्यापार और उद्योगों को नियंत्रित करने की किसी भी सरकारी प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव होता है। व्यापारियों को अपनी विचारधारा के अनुसार निर्णय लेने की आज़ादी मिलती है। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे स्वतंत्र आर्थिक प्रेरणा। कैपिटलिज्म में लोगों को अपने प्रयास के अनुरूप आरक्षित करने की आज़ादी होती है। प्रेरणा और सफलता के लिए व्यक्ति को अपनी मेहनत, नैतिकता और योग्यता पर निर्भर करना होता है। स्वतंत्र वित्तीय प्रक्रिया। वित्तीय बाजार का मुख्य लक्षण होता है लोगों को अपने धन को इन्वेस्ट करना और निवेश करने की आज़ादी मिलती है, जो कि उद्योगों और व्यवसायों को अधिक उत्तेजित करता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये अच्छा है, लेकिन दूसरे पहलू ये भी है कि क्या सामाजिक तथ्यों और सामाजिक नींव में इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा। हालांकि कैपिटलिज्म देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। देश की इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट वाद का एक अच्छा रूप है जो देश को आर्थिक रूप से शक्ति प्रदान करता है, और भी इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे कि आर्थिक वृद्धि। कैपिटलिज्म नए विचार और प्रतियोगिता को बढ़ावा देने से आर्थिक वृद्धि ला सकता है। प्रबंध क्षमता। बाजार की प्रतियोगिता व्यवस्था उद्यम को एफिशिएंटली काम करने के लिए प्रेरित करती है, जो श्रेष्ठ सामग्री के व्यय को बढ़ावा देता है। उपभोक्ता चयन। कैपिटलिज्म विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को विशेष चयन प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ता अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन चुन सकते हैं। धन सृजन। कैपिटलिज्म उद्यमिता, कठिन मेहनत और नए सोच को पुरस्कार देकर धन और समृद्धि उत्पन्न कर सकती है। नौकरियों का उत्पादन। कैपिटलिज्म में व्यापार विस्तार होता है और नौकरियों का अवसर बनते हैं, जिससे बेरोजगारी दर कम होती है और जीवन स्तर सुधर जाता है। सुधार के लिए प्रेरणा। व्यक्ति और उद्यम दुनिया में रहने के लिए बढ़ावा देते हैं, जिससे समुदाय का विकास होता है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कैपिटलिज्म आमतौर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, उद्यमों का प्रारंभ और व्यक्तिगत लक्ष्यों की पूजा को सम्मान देते हैं। लेकिन फ़ायदे के साथ साथ अगर हम नुकसान की बात करें तो कैपिटलिज्म के नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि आर्थिक असमानता। कैपिटलिज्म की प्रक्रियाओं में आर्थिक समृद्धि के वितरण में असमानता हो सकती है, जिसे धन और स्थिति के अंतर को बढ़ावा मिल सकता है। श्रमिक अधिकार। बिना सहूलियत के श्रमिकों के अधिकारों का दुरुपयोग हो सकता है, जो कमज़ोर स्थिति में श्रमिकों को प्रभावित कर सकता है। पर्यावरण की हानि। कैपिटलिज्म की कुछ प्रक्रियाएं पर्यावरण की हानि को बढ़ावा दे सकती हैं, जैसे कि अत्यधिक उपभोक्ता के माध्यम से प्रदूषण और मानव क्रियान्वित परिस्थितियों में क्षति। सामाजिक असमानता। आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति और वर्ग और उनके असमान व्यय में वृद्धि हो सकती है, जो समाज में सामाजिक असमानता का कारण बन सकता है। व्यावसायिक अभिकरण। बड़ा व्यावसायिक अभिकरण और मोनोपोली व्यवस्था के विकास से छोटी व्यवसायों और स्थायी उद्योगों को नुकसान हो सकता है। सामाजिक सुरक्षा की कमी। बिना उचित प्रबंध और सामाजिक सुरक्षा के कुछ लोगों को सामाजिक सुरक्षा की कमी का सामना करना पड़ सकता है। संरचनात्मक समस्याएं। बिना किसी प्रबंध के कैपिटलिज्म में समृद्धि के लिए किए गए अवचेतन प्रयास संरचनात्मक समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि आर्थिक बुराई और अभाव। अगर हम इनके फ़ायदे और नुकसान को और अच्छे से समझें तो हमें इसको दूसरे देशों के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट की, तो अमेरिका एक उत्कृष्ट प्रकार के कैपिटलिस्ट सिस्टम रखता है, जिसमें बाजार के समन्वित प्रभाव के साथ सरकारी हस्ताक्षर भी होते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक कृषि सब्सिडीज। कुछ मुख्य व्यवस्थाएं इस तरह हैं, जिसमें फर्स्ट है व्यावसायिक स्वतंत्रता। व्यापारियों को उद्योगों को समान और स्वतंत्र मिलती है अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, जिसमें उन्हें नियमित करने के लिए कम सरकारी हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है बाजारवाद। बाजार के संयमित प्रभाव के साथ बाजार को स्वतंत्रता और प्रतियोगिता के महत्व दिया जाता है, जो नए उद्यमिता और इनोवेशंस को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है सरकारी निवेश। सरकार बड़े निवेशक का प्रतिनिधित्व करती है सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में, साथ ही विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक व्यवसाय को समर्थन प्रदान करती है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा के लिए कई सरकारी योजनाएं और व्यावसायिक सुरक्षा नीतियां हैं, जिसमें स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और अवसर की समृद्धि शामिल है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अमेरिका एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी देश है, जो व्यापारिक संबंधों और नियमों के विस्तृत जाल का एक हिस्सा है। आइए हम जानते हैं अब चाइना के बारे में। चाइना एक सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी है, जिसमें बाजारवाद की धारा से प्रभावित सरकारी नियमित काफ़ी हैं। इसमें प्रगतिशील उद्यम और बाजार की प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन सरकार भी बड़े स्तर पर हस्ताक्षर रखती है। ये व्यावसायिक स्वतंत्रता और सरकारी नियमित का एक मिश्रण है। कुछ मुख्य व्यवस्थाएं इस तरह हैं। फर्स्ट इज सोशलिस्ट फाउंडेशन। चाइना एक आर्थिक सिस्टम में सरकार का बड़ा हाथ है और वित्तीय समृद्धि को प्रकाशित तौर पर निर्धारित करता है। यहाँ सरकारी उद्यमों और सरकारी निवेशों का बारी प्रमुख है। मार्केट एलिमेंट। चाइना में बाजार की प्रतियोगिता और प्रगतिशील उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समर्थन प्रदान किया जाता है। ये व्यापार में प्रवेश और निवेश के लिए भी अनुकूल है। सरकारी हस्ताक्षर। सरकार बड़ी हद तक उद्योगों, व्यावसायिक गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर हस्ताक्षर रखती है। ये नियमों और नियंत्रणों के माध्यम से आर्थिक स्थिरता और विकास को निर्धारित करती है।
नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा। चाइना में सामाजिक सुरक्षा का प्रमुख भाग है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का अधिकार शामिल है। सरकार द्वारा निर्धारित सामाजिक सुरक्षा योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय। चाइना एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी देश है जो विदेशी निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने में पर्याप्त समर्थन प्रदान करता है। तो देखा जाए आज भारत एक ऐसे समय में है जहां उद्योगों, व्यापार समय और सरकारी क्षेत्र सभी का योगदान है। व्यावसायिक पूर्णता की दृष्टि से इंडिया को अभी भी कई विकास की आवश्यकता है, जैसे कि रेगुलेटरी फॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार। इस प्रकार इंडिया एक समृद्ध और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है जो उद्योगों, व्यवसायों और सरकार के साथ मिलकर किया जा रहा है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।